नमस्कार मित्रों, मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये हमारे टीचिंग एग्जाम में आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। टीचिंग एग्जाम्स या कह सकते हैं आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन उठा लिया जाता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ, किस आर्टिकल में है या इसमें क्या कहा गया है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है जो मेरी वीडियोस हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। मेरा पूरा अनुमान रहता है कि मैं अपना 100% दूं आपके नॉलेज को बढ़ाने में। कोशिश करता हूं इस वीडियो में भी कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार। चलिए पहले पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या है इसका इंट्रोडक्शन, देखते हैं कि ये पारित तो हुआ 2009 में, लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002। कौन सा अमेंडमेंट? 86वां संविधान संशोधन सन 2002। ठीक है, किस आर्टिकल में रखा गया? तो आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A पार्ट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट थर्ड। ठीक है, मतलब पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ये आर्टिकल सबसे ज्यादा पूछने जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगर राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन कहीं से पुट अप होता है सबसे ज्यादा यहीं से पुट अप होता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन सा ईयर था और किस आर्टिकल में ये राइट टू एजुकेशन ये रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं पासिंग की। पार्लियामेंट में कब पास हुआ? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, और हमारे पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो गया 1 अप्रैल 2010। पूरे भारत, सिर्फ एक राज्य में नहीं इंप्लीमेंट हुआ, वो था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पास कब हुआ? 4 अगस्त 2009। और जो पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुआ था वो कौन सी डेट थी? 1 अप्रैल 2010। पूरे भारत में हुआ, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके? जम्मू एंड कश्मीर। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि पूरे भारत में तो हुआ लेकिन किस राज्य में नहीं हुआ था, तो कौन सा राज्य था? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या बात करता है ये राइट टू एजुकेशन? ये क्या कहता है कि जो पूरे भारत वर्ष में 6 से 14 वर्ष तक के छात्र या छात्राएं हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। यहाँ पे मुफ्त और कंपलसरी का मतलब समझिए। ठीक है, कि मुफ्त में मतलब बच्चे से किसी भी प्रकार की फीस नहीं वसूल कर सकते, किसी भी प्रकार की, मतलब किसी भी प्रकार की। आप ना ट्यूशन फीस ले सकते हैं, ना आप वहाँ पे जो फैसिलिटी फीस, आप किसी भी प्रकार की बच्चे से फीस नहीं ले सकते, ना यूनिफॉर्म फीस, किसी भी तरीके की फीस आप इससे बच्चे से नहीं ले सकते हैं। कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है कि उसको 6 से 14 साल तक पढ़ाना ही पढ़ाना है। इसके लिए हमारे इसमें पार्ट 4A जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, उसमें एक हमारे लिए कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य सन 2002 में ही जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेजें? स्कूल में भेजें और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाएं। ठीक है, तो ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, नहीं मतलब पेरेंट्स का ये ड्यूटी है, ये हमारे संविधान में लिखित है कि वो बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाएं। किस साल से किस साल तक? 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये अधिकार है। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं एडमिशन उनका कैसे होगा? जो एडमिशन होगा वो अप्रोप्रिएट एज में होगा, ना कि जैसे बात करें तो 10 साल का बालक कम से कम कक्षा 4 में होना चाहिए, है ना, तो उसका एडमिशन कक्षा 4 में होगा, ना कि कक्षा 1 में। समझ रहे हैं आप? तो एडमिशन जो इसने कहा वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर एज होना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए कौन सा अमेंडमेंट था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? 2002 में। आर्टिकल कौन सा? 21A। पार्ट कौन सा? थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पास इन पार्लियामेंट ऑन 4 अगस्त 2009। इंप्लीमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। कहां छोड़ करके? जम्मू एंड कश्मीर छोड़ करके। क्या कहता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, कब वो एडमिशन कैसे होगा? जो उसके अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं या फिर इसमें और क्या कहा गया है। एक्चुअली ये हमारे आया था बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है, तो जो भारत था
पूरी दुनिया में 135वां देश बना जिसने शिक्षा का अधिकार दिया कि हर बच्चे या बच्चे के पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, कि उसका अधिकार है कि वो अपनी गवर्नमेंट से शिक्षा मांगे। ठीक है, मतलब उसको शिक्षा का अधिकार है, वो अगर उसे नहीं मिल रही है तो अभी जैसे आपने देखा होगा एक बिहार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ छोटा सा बच्चा है जो नीतीश कुमार जी से कहता है कि यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो उसको अधिकार है कि वो अपनी गवर्नमेंट से शिक्षा मांग सकता है कि हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इसने क्या कहा, इसने हमारी कुछ टीचर्स के लिए गाइडलाइंस दी, सब कुछ बताया कि आखिर कितने दिनों तक क्या चलना चाहिए, स्कूल कितना बड़ा होना चाहिए, अगर इतने बच्चे हैं तब कितना होना चाहिए। तो इसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। किसने? राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हमारे शिक्षा विभाग को लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर किसी स्कूल में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितने शिक्षक वहाँ पे होने चाहिए। तो मतलब एक पूरी कैटेगरी इसने डिसाइड कर रखी है। बात की जाए फर्नीचर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी इसने बात कही है। ठीक है, और क्या कहा है, जो वर्किंग आवर्स हैं उसके बारे में बात इसने कही है, और जो हमारा जो रेशियो रहता है स्टूडेंट और टीचर का उसके बारे में भी इसने बात कही है। एक एक करके हम लोग सारी चीजें जानेंगे कि आखिर राइट टू एजुकेशन में किस किस चीज के बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं टीचर्स के बारे में। देखिए क्या कहा गया है इसने, फॉर टीचर्स मतलब टीचर्स अपॉइंटमेंट आप समझिए, है ना, कितने बच्चों पे कितने शिक्षक रहेंगे। इसमें क्या बात कही गई है, देखिए कि अगर अप टू 60 स्टूडेंट्स हैं, कितने अप टू 60 स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर्स रहेंगे, 2 टीचर्स। कितने टीचर्स, 2 टीचर्स। ओके, कितने टीचर्स रहेंगे, 2 टीचर्स। अगर 61 to 90 हैं तो कितने टीचर्स रहेंगे, 3 टीचर्स रहेंगे। कितने टीचर्स, 3 टीचर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर 90 से बढ़ जाएंगे, फ्रॉम 91 to 120 तब कितने हो जाएंगे, 4 टीचर्स प्लस 1 हेडमास्टर। कितना, 4 टीचर्स प्लस 1 हेडमास्टर। ओके, हेडमास्टर। फ्रॉम 91 to 120 स्टूडेंट्स होंगे तो कितने होंगे, 4 टीचर्स। कितने टीचर्स, 4 टीचर्स। ओके, फिर अगर 120 से ज्यादा मतलब 150 अबव देन 150, अगर 150 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, अबव 150 तो ये स्टूडेंट्स की बात है, ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तब क्या होगा, तब इसमें 5 टीचर्स प्लस 1 हेडमास्टर। तब यहाँ पे एक हेडमास्टर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? फिर से आप देख लीजिए कि टीचर्स अपॉइंटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर 60 तक बच्चे हैं तो कितने टीचर्स रहेंगे, 2 टीचर्स रहेंगे। फ्रॉम अगर 61 से 90 के बीच में तो टीचर्स कितने क्लास में रहेंगे, 3 टीचर्स रहेंगे। अगर 91 से 120 है तो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। और अगर 150 से ज्यादा हो जाते हैं तो 5 टीचर, उनके साथ में एक क्या रहेगा, उनका हेडमास्टर। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ते हैं, इसने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा है कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज रहेगी कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होगा, ये आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये आप लिख लीजिए। स्टूडेंट कितने होने चाहिए, 40, तो मतलब 40 स्टूडेंट्स पे कितने होने चाहिए, 1 टीचर। ये बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है हमारे यूपीटेट एग्जाम, या मतलब जो थोड़े 1 लाइनर पूछते हैं उसमें ये ज्यादातर पूछा जाता है कि आखिर जो हमारा रेशियो है पीपल टीचर रेशियो वो कितना होना चाहिए, 40:1। पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, 40:1। ठीक है, फिर जो इसने बात कही है बिल्डिंग्स के बारे में, उसके बारे में देखते हैं
कि आखिर इसने बिल्डिंग्स के बारे में क्या कहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा है क्या, कि क्या क्या आखिर एक स्कूल में होना चाहिए। देखिए बताते हैं आपको, हेडिंग आपकी पड़ेगी बिल्डिंग, है ना, कि स्कूल की आखिर बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए कि 1 रूम फॉर ईच टीचर, ओके, एंड 1 रूम फॉर हेडमास्टर। इतना तो होना ही होना चाहिए, समझ रहे हैं, इतना होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ईच नहीं, 1 रूम फॉर टीचर्स एंड 1 रूम फॉर हेडमास्टर, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, एक वहां पे किचन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किचन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, वहां पे सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, मतलब लड़की और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स भी होने चाहिए, ठीक है। आप नोट करके चलिए कि रूम होना चाहिए टीचर्स के लिए और एक रूम अलग से हेडमास्टर के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए, किचन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, है ना। ये सब आपने क्लास में देखो, आप रिलेट कर सकते हैं, आपको इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या क्या होना चाहिए, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। तीसरा क्या है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, मतलब प्योर वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, ड्रिंकिंग फैसिलिटी भी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे काम किसने बताया, बिल्डिंग के अंदर एक रूम होना चाहिए टीचर्स के लिए, एक रूम हेडमास्टर के लिए, किचन होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए एंड प्योर वाटर इसके लिए होना चाहिए, प्योर वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी भी इस जो हमारा विद्यालय है उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये बात की है बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसमें वर्किंग आवर्स के बारे में क्या कहा है। वर्किंग आवर्स बताइए, प्राइमरी के लिए अलग होंगे और इसके लिए अलग होंगे, जूनियर के लिए अलग होंगे, है ना। देखते हैं क्या कहा है वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स आपको ऐसे डिसाइड करना है, देखिए बताता हूँ। इधर लिख लीजिए प्राइमरी, इधर लिख लीजिए जूनियर, ठीक है। ये प्राइमरी है और ये जूनियर, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक और कैटेगरी आपको यहाँ पे बनानी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ईयरली, ठीक है, फिर वीकली, ओके, ईयरली और वीकली, ठीक है। तो अगर ईयरली की बात करें तो प्राइमरी में कितने आवर्स रहेंगे, 800 आवर्स। इसमें आपकी जो तैयारी से जुड़े घंटे भी हैं वो सभी काउंट होंगे कि आखिर सालाना एक शिक्षक प्राइमरी स्कूल में कितने घंटे देना चाहिए, कितने, 800 आवर्स। अगर जूनियर की बात करें तो पूरा 1000 आवर्स, ठीक है। फिर अगर वीकली बात करें तो टोटल 45 घंटे, टोटल कितने, 45 घंटे। इधर भी आप 45 ही लिख सकते हैं, है ना। अगर इसने वीकली बात की है तो कितना है, 45 घंटे। 45 यहाँ पे नहीं, ठीक है, मतलब एवरेज इसने कहा कितना कहा है, 45 घंटे बाद 45 घंटे करना चाहिए। अगर पूरे ईयर में डेज की बात करें तो कितने वर्किंग डेज होने चाहिए, देखिए डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर, है ना, कितने दिन स्कूल आके खुलना चाहिए, है ना, ये भी आप देख लीजिए। तो 200 दिन, कम से कम 200 दिन कहाँ खुलना चाहिए, प्राइमरी में, मतलब 200 वर्किंग डेज कहाँ होने चाहिए, प्राइमरी स्कूल में, और 220 डेज कहाँ होने चाहिए, जूनियर में, ठीक है। आप ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि वर्किंग आवर्स या वर्किंग जो टाइम रेट बताया गया वो 3 अकॉर्डिंग होता है, एक ईयरली, वीकली और डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ईयरली कितना, 800 आवर्स प्राइमरी में, 1000 आवर्स जूनियर में। वीकली बात की 45 घंटे एवरेज बताया गया है कि एक टीचर को हफ्ते भर में 45 घंटे काम करना चाहिए। और डेज की बात करें तो 200 दिन किसके लिए कहे गए हैं,
प्राइमरी के लिए और 220 दिन किसके लिए कहेंगे, जूनियर के लिए, कि इतने दिन आपकी क्लासेस लगनी ही लगनी चाहिए, साल में कम से कम 200 दिन और जूनियर में कम से कम 220 दिन। ठीक है, ये सी बात किसकी, वर्किंग आवर्स की। ओके, ठीक है। तो जो बच्चे कुछ टर्म्स हैं वो हम जो अभी फिर से पढ़ने वाले हैं, उसमें जो भी इस राइट टू एजुकेशन में रह गया वो सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, ऐसे करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया इंडिया कौन से नंबर का बना था, इंडिया वॉज 135th कंट्री, है ना, 135th कंट्री कि जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। ठीक है, इसी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था 1995 का, कब आया था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, कब आया, 1995, वो भी अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज अप्लाइड। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, डिसेबिलिटी एक्ट ये कब आया था, 1995 में। ये भी इसी के साथ अप्लाई कर दिया गया था हमारे स्कूलों में। ठीक है, स्कूल शुड बी इन प्रॉपर एरियाज, है ना, मतलब आसपास ही होने चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। स्कूल शुड बी इन विद इन डिस्टेंस ऑफ, ऐसे लिखिए, स्कूल शुड बी विद इन डिस्टेंस ऑफ कितना, 1 किलोमीटर फॉर व्हाट, प्राइमरी, एंड 3 किलोमीटर फॉर 1 किलोमीटर फॉर प्राइमरी स्कूल, है ना, एंड 3 किलोमीटर किसके लिए, प्राइमरी नहीं, यहाँ पे जूनियर स्कूल। ठीक है, समझ में आ रहा हो आपको कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है वो 1 किलोमीटर के अंतर्गत में होना चाहिए, और जो जूनियर है वो कितने में होना चाहिए, 3 किलोमीटर स्कूल के अंतर्गत में होना चाहिए। और स्कूल में क्या क्या होना चाहिए बताइए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, है ना, लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और बताइए, और बताइए, और क्या हो सकता है, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की है किसने, इसी ने की, क्वालिटेटिव एजुकेशन। ठीक है, और क्वालिटेटिव एजुकेशन के साथ साथ ट्रेन टीचर्स, क्वालिटेटिव एजुकेशन तभी आएगी जब यहाँ पे कौन से टीचर्स होंगे, ट्रेन टीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये सब इसके की पॉइंट्स है। इंडिया वाज 135th कंट्री, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो आया था वो भी इसके साथ अप्लाई कर दिया गया था। अच्छा, डिसेबिलिटी एक्ट से रिलेटेड एक और एक्ट आया था, है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। वो कब आया है, ईयर 2016 में। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई, लेकिन जो 2016 में आया है बहुत पूछा जाता है, ये जो मैं बता रहा हूँ 2016 वाला राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, वो 2016 में आया है। और इसको हम लोग बोलते हैं RPWA, क्या बोलते हैं, RPWA। ये कब आया, 2016 में। इसमें कितनी डिसेबिलिटीज की बात की गई, शायद 21 की बात की गई, जरा कंफर्म कर लीजिएगा कि शायद इसमें 21 डिसेबिलिटी की बात की गई, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 की बात, कितने डिसेबिलिटी, 7 डिसेबिलिटीज की बात की गई है। आगे क्या है, स्कूल शुड बी विद इन डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर जूनियर स्कूल। लाइब्रेरी होनी चाहिए स्कूल में, और क्वालिटेटिव एजुकेशन भी स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी राइट टू एजुकेशन की बात। हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ और बचा है राइट टू एजुकेशन में। ठीक है, तो जितना भी आ सकता है, एक जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें जितना पूछा जा सकता है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, और चलिए फिर से अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन करूंगा, आप मन में आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप मन में आंसर करें। ठीक है, जो मैं पूछूं वो आपको मन में उसका आंसर करना है। बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था,
86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब, किस ईयर में? 2002 में। संसद में, पार्लियामेंट में कब पारित हुआ? डेट बोलिए। 4 अगस्त 2009। कहा जाए पूरे भारत में कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1 अप्रैल 2010। कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? वो था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अगर वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल में कितने आवर्स? 800 आवर्स और जूनियर में 1000 आवर्स। ठीक है। अगर डेज की बात की जाए तो 200 दिन कहाँ? हमारे प्राइमरी स्कूल में, और 220 दिन कहाँ? जूनियर स्कूल में। पीपल टीचर रेशियो इसमें कितना बताया? 40:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40:1 का, कि पीपल टीचर रेशियो आखिर कितना बताया गया है। फिर आखिर बात करते हैं कि इसने क्या कहा है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहा है। ठीक है, कि आप बच्चे से किसी भी तरीके की कोई भी फीस नहीं ले सकते हैं। इसने अच्छा कुछ चीज़ हाँ मना भी की है, वो मैंने आपको बताना भूल गया हूँ। इसमें कुछ प्रोहिबिशन भी बताए हैं। क्या प्रोहिबिट किया है? देखिए, प्रोहिबिट, व्हाट इट प्रोहिबिट, देखिए जरा अच्छे इसको देख लीजिए। इसने किसी भी तरीके की कॉर्पोरल पनिशमेंट को क्या किया है? मना किया है। कोई भी तरीके की मतलब शारीरिक पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं, या शारीरिक या मानसिक, मतलब किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। बच्चा तो भगवान है ना? बच्चा क्या है? भगवान है, उसको आप किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या है? नो फीस, है ना? किसी भी तरीके का उससे फीस भी नहीं ले सकते हैं। टीचर के लिए भी कुछ कहा गया है। यहाँ से देखिए, ये स्टार जहाँ पे बना है, यहाँ से टीचर की बात है। टीचर कोई भी ट्यूशंस आर नॉट अलाउड, ट्यूशंस आर नॉट अलाउड, है ना? तो टीचर जो है ना वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ऐसा भी इसने कुछ कहा है। ठीक है, तो इसने कुछ कॉर्पोरल पनिशमेंट इसने बिल्कुल ही मना कर दिया। ठीक है, और नो फीस इसने कहा है। ठीक है, और रिवाइज कर रहे थे तो आर्टिकल बताइए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21A। अगर पार्ट की बात की जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट? पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। अगर मैं बात कर रहा था पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, वो कब आया? 1995 में। और दूसरा एक था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, वो कब आया? 2016 में। ठीक है, और कुछ बचा है? जो भी रहा हो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। धन्यवाद। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।